नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और यहाँ पर हम लोग वीडियो के जो री एग्जाम होना है उसके लिए लगातार यूनिट टेस्ट लगा रहे हैं, लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पहले हम इसके जो यूनिट टेस्ट 4 लगा चुके हैं, जहाँ पर हमने जो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, उनको डिस्कस किया है। और जो रिसेंटली हमारा यूनिट टेस्ट हुआ था उसमें हमने पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आज हमारी ये यूनिट टेस्ट 5 है, जहाँ पर पॉलिटी के जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन थे, बचे हुए कुछ टॉपिक थे, उनको लेकर आपके सामने आए हैं। तो इन यूनिट टेस्ट को आप जरूर लगा कर जाएं, क्योंकि इनका जो एनालिसिस है, क्वेश्चंस भले कम है लेकिन जो इनका एक्सप्लेनेशन है ये डेफिनेटली आपको लगभग 4 से 5 गुना बेनिफिट देने वाला है। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पूछा गया आपसे, भारत का चुनाव आयोग वर्ष किस स्थापित किया गया था, यानी कि इलेक्शन कमीशन की बात की जा रही है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी वो आपको बताना है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्या है। चुनाव आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, यानी कि इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। भारत का चुनाव आयोग का जो गठन है वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसीलिए आपने देखा होगा हर वर्ष 25 जनवरी को क्या होता है, वोटर डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वोटर डे। और जो हमारा चुनाव आयोग है ये संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि चुनाव आयोग का संबंध संविधान के किस भाग से है या किस अनुच्छेद से है, तो आर्टिकल नंबर 324 से है। ठीक है। अब जो चुनाव आयोग होता है इसमें क्या होता है, इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। और चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल होता है या तो 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु पूरी तक करने तक होता है, जो भी इनमें से पहले हो जाए। और इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर वर्तमान में हम बात करेंगे कि जो चुनाव आयुक्त कौन है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, लेकिन बता देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है। अब आपको जो दो चुनाव आयुक्त होते हैं उनके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे वो कौन थे? सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और अगर हम बात करेंगे पहली महिला कौन सी मुख्य चुनाव आयुक्त थी जो बनी थी, वो थी वी.एस. रमा देवी। तो यहाँ से आपने देखा कितने सारे क्वेश्चन बने। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को हुआ। किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इसका जो पूरी इसमें कौन कौन होता है? इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? वी.एस. रमा देवी थी। और वर्तमान में कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? श्री राजीव कुमार जी हैं। ठीक है। 15 मई 2022 तक का ये डाटा आपके सामने दिया गया है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। राज्यपाल के जो पद की शपथ है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की पद की शपथ दिलाई जाती है। अब थोड़ा इनके बारे में समझते हैं कि राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है। जैसे अगर पूरे देश का मुख्य कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार से राज्य का जो मुख्य कार्यकारी होता है वो राज्यपाल होते हैं। ठीक है। जो मुख्यमंत्रियों को भी शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल ही दिलाते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति की तरह वह नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा उनके हाथ और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल की जो योग्यताएं हैं उनमें महत्वपूर्ण योग्यता क्या है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी जो आयु है वो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ना मिनिमम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है। तो ये संबंधित और भी जानकारियां इसके बारे में दी गई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारत के नागरिकता अधिनियम में प्रवासी नागरिकों की श्रेणी का किस वर्ष संविधान संशोधन हुआ था जिसके माध्यम से उनको दर्जा दिया गया था? तो ये नागरिकता अधिनियम ये चेंज किया गया था, जब प्रवासी नागरिकों की श्रेणी का जो दर्जा प्राप्त था ये 2005 का अधिनियम था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्या है। भारत की प्रवासी नागरिकता एक आप्रवासन स्थिति है जो भारतीय मूल के एक विदेशी नागरिक को, मतलब जिसका जन्म भारत में हुआ है लेकिन विदेश में रहने लगा हो, भारतीय गणराज्य में अनिश्चित काल तक रहने और काम करने की अनुमति देता है। मतलब भारत का में उसका जन्म हुआ है लेकिन वो विदेशी की नागरिकता ले चुका है, लेकिन फिर भी वो इंडिया में रह सकता है। ठीक है। अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और इसमें भारत की विदेशी नागरिकता यानी OCI योजना शुरू की गई थी। भारत का संविधान भारतीय नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है। ठीक है। जैसे भारतीय कानून के अनुसार OCI सच्ची भारतीय नागरिकता नहीं है, मतलब ये टेम्परेरी रूप से है, क्योंकि इसकी बहुत सारी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। जैसे कि मतदान करने की स्वतंत्रता नहीं है। OCI योजना तो है, इसमें मतलब जन्म भारत में हुआ है लेकिन अगर आप विदेशी नागरिकता प्राप्त करते हैं तो भारत में आप रह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं आप वोटिंग इंडिया में नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आपको संवैधानिक कार्यालयों को रखने का अधिकार नहीं है। कृषि भूमि खरीदने का कोई अवसर आपको प्राप्त नहीं है। ठीक है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक नागरिकता से संबंधित ये हमारा पूरा भाग है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वोच्च कोटि के जजों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यानी सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको कौन हटा सकते हैं? उनको संसद हटा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को हटाना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये भी एक स्वतंत्र निकाय है
उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, आसानी से इनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, और निष्कासन की गति संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू की जा सकती है। संसद के दोनों सदनों में से विशेष बहुमत जब लाया जाएगा तब न्यायाधीश के खिलाफ और आरोप लगाया जाएगा और उस आरोप को सत्य प्रमाणित कर दिया जाएगा, तब उनको हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और अंत में राष्ट्रपति अपने पद से संबंधित न्यायाधीश को हटाने का आदेश देता है। न्यायाधीशों को उनके कार्यालय से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वह संसद से विधिवत समर्थित अनुरोध प्राप्त करने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। मतलब जब तक संसद उनको अनुमति नहीं देगी तब तक राष्ट्रपति उनको नहीं हटा सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की कितनी अनुसूचित भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो आपको पता है कि जितनी भी हमारे जो भाग 8 है संविधान का, भाग 8 संविधान के भाग 8 में क्या कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, 42वां संविधान संशोधन के अनुसार 10 मौलिक कर्तव्य थे, तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये आपको बताना है। तो आपको मैं बता दूं, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन जो 11वां जोड़ा गया वो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन। जब शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, फंडामेंटल जो शिक्षा का अधिकार, जब ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय दो चीजें हुई थी, एक आपका मौलिक अधिकार बढ़ा था और एक आपकी मौलिक कर्तव्य बढ़ा था। मौलिक अधिकार आर्टिकल 21A, इसमें ये कहा गया था 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की जाएगी, और उसी समय फिर आपका 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत एक आपका 11वां मौलिक कर्तव्य भी बन गया था। क्या? ये आपका मौलिक अधिकार बना था आर्टिकल 21A में, और मौलिक कर्तव्य ये बना था कि सभी जो माता पिता हैं अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दें। तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था। वो टोटल आपके 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं वर्तमान में, और ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ठीक है, 86वां संविधान 2002 ने प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। 86वां संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान के भाग 4A में आर्टिकल 51A को जोड़ दिया गया। मौलिक कर्तव्य प्रकृति में गैर न्यायिक हैं। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के तत्कालीन संविधान पर आधारित हैं, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये रसिया के संविधान से ली गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की, वो आपके यूएसए के संविधान से लिए गए थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी कौन बने? जब पंडित नेहरू जी की डेथ हो गई उसके बाद अगले प्रधानमंत्री बनकर कौन आए? वो आए थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, तो पंडित नेहरू जी की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने 27 मई 1964 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ताशकंद में श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 11 जनवरी 1966 को फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, ये गुलजारी नंदा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने निर्विरोध उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो वो थे श्री एन संजीवा रेड्डी, यानी नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे एक राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने जीता था। ठीक है, तो यहाँ पर वो किस पार्टी से थे? जनता पार्टी से थे, और छठे राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने राजभार संभाला था। उन्होंने 25 जुलाई 1970 से 25 जुलाई 1982 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति के रूप में एन संजीवा रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी के साथ भी काम किया था। रेड्डी ने 1989 में प्रकाशित एक पुस्तक विदाउट फेयर या फेवर रेमिनिसेंस एंड रिपब्लिकन्स ऑफ अ प्रेसिडेंट, ये पुस्तक भी उन्होंने लिखी थी। किसने? एन संजीवा रेड्डी ने। कब लिखी थी? 1989 में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि जब भी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट ही इनका संरक्षण करती है, और संविधान का भी संरक्षण सुप्रीम कोर्ट ही करती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान का प्रावधान करता है। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? ये आपको पता होना चाहिए। 28 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था, और कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में आपका। ठीक है, आर्टिकल 332 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों को संरक्षक और रक्षक माना जाता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है वह सीधे उपाय के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में कोई भी मामला सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? सभी लोग जानते हैं वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगर राष्ट्रगान की बात करेंगे, जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। अब जो आपका राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और इसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। गीत के पहले 2 छंद कांग्रेस का कार्य समिति द्वारा अक्टूबर 1937 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। ओके, इनकी जो पुस्तक थी वंदे मातरम, ये पूरा है। ठीक है, ऑप्शन और जनगण मन ये क्या है? ये हमारा राष्ट्रीय गान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में संवर्धित सूची में है? आपको पता होना चाहिए कि 3 सूचियां हैं। एक है आपका संघ सूची,
दूसरी है आपकी राज्य सूची और तीसरी आपकी समवर्ती सूची। इसमें क्या है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्यों का बंटवारा किया गया। संघ सूची में वे सब्जेक्ट आते हैं जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा देखे जाते हैं, और राज्य सूची में वे सब्जेक्ट आते हैं जिनमें केवल जो कानून बनाने का अधिकार होता है केवल आपके स्टेट गवर्नमेंट को होता है, और समवर्ती सूची में वो सब्जेक्ट आते हैं जिसमें संघ और राज्य दोनों सम्मिलित होते हैं, दोनों को कार्य और का हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर समवर्ती सूची के बारे में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर जो रेलवे है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, रक्षा ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ठीक है, ये भी आपकी राज्य उसमें आती है। लेकिन अगर समवर्ती सूची की बात करेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और 7वीं अनुसूची के भाग 3 में ही 3 शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ठीक है, और आर्टिकल 21A के तहत इसको जुड़ा गया है, ठीक। और 7वीं अनुसूची के तहत ही 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती, मैं आपको बता चुका हूं। और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी आपकी सुचेता कृपलानी। और अगर आपसे ये भी पूछा जाए पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ठीक है, वो आपको जल्दी से बताना, वो आपकी सरोजिनी नायडू, ये आपको पता होना चाहिए। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी थी जो आपके पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, और 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में आगे आई और भारत की संविधान सभा की सदस्य बनी हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सदस्य जो पूर्ण काल के लिए राज्यसभा के लिए चुना जाता है वह किस अवधि के लिए कार्य करता है? तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 5 वर्ष का, और अगर राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात करेंगे तो वो होता है आपका कितने 6 वर्षों का। ये आपको पता, और ये भी आपको पता होना चाहिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ 1/3 सदस्यों का जो कार्यकाल है वो मतलब वो हर 2 वर्ष क्या होता है चेंज, 2 वर्ष में इनका चेंज होता रहता है। और यहाँ पे 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, और इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और इनके जो पूर्ण कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे बात की है लोकसभा की, जिसमें न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, ठीक है। और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु अगर पूछे जाए तो क्या होगी 30 वर्ष, ठीक है। और राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु पूछे जाए, राज्यपाल की न्यूनतम आयु पूछी जाए तो कितनी होती है 35 वर्ष, और प्रधानमंत्री की पूछा जाए तो वो भी कितनी होती है 20 वर्ष। और अगर यहाँ पे जो जनरल इलेक्शंस होते हैं हमारे ग्राम सभा पंचायत वाले, इसमें कितने होते हैं, मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं, इसमें होते हैं न्यूनतम आयु 21 वर्ष। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय संसद प्रकृति में द्विसदनीय प्रकृति है, यानी इसके 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा संसद का पहला कक्ष है और संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा चुने गए सदस्य लोकसभा का हिस्सा हैं, और इसके उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, और हर 5 वर्ष बाद इसके चुनाव होते हैं, इसलिए इनके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता यानी यूनिवर्सल सिविल कोड की बात की जा रही है, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 44 में वर्णित है। एक समान नागरिक संहिता एक ऐसा नियम संग्रह है जिसमें विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की अनुमति देने के बजाय सभी भारतीयों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे विषयों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को एक समान समूह में शामिल किया गया है। ऐसा नहीं होगा कि कोई अलग डिफरेंट धर्म का, डिफरेंट जाति का है तो उनको अलग अलग नियम कानून में रखा जाए, सबको एक जैसा ही माना जाएगा भारत के लोगों को, ठीक है, जिससे उनको महिलाओं के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करना इसके अवसर हैं। और इसको आर्टिकल 44 और भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ है आपका? भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन, जहाँ पे हमने इनके क्वेश्चन को डिस्कस किया, साथ ही साथ में इनका एक्सप्लेनेशन समझा। तो आपको ये वीडियो बिल्कुल देखना है ध्यान से और अपने दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि जो वीडियो का एग्जाम होने वाला है इसमें आपके फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।